स्वागत है द लॉस्ट सोल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कहानियां जिंदा होती हैं। यहां हम लाते हैं रहस्यमयी कहानियां, दिमाग घुमा देने वाला इतिहास और रोमांच से भरा कहानी सुनाने का तरीका जैसा शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हर एपिसोड में हम उतरते हैं उन रहस्यों में जहां देवताओं की लड़ाइयां या भविष्य की तकनीक और भूले बिसरे युग सब एक साथ मिलते हैं। इस चैनल पर मिलने वाली हर कहानी तुम्हें ले जाएगी एक नए आयाम में जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं। तो अगर तुम्हें रहस्य, रोमांच और गहरी कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करो द लॉस्ट सोल और जुड़ो हमारे इस सफर में जहां हर स्टोरी छुपाए हुए है अपना सच और अपनी किस्मत। द लॉस्ट सोल, कहानियां जो सुनने के लिए बनी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वही पुरानी आवाज में। माफ़ करना दोस्तों, काफ़ी समय से ऑडियो आ नहीं रही थी क्योंकि उसको बनाने के लिए मुझे बहुत समय लग रहा था। राइटर की तरफ से मुझे कोई भी सही से ऑडियो नहीं मिल रही थी। जितने भी टेक्स्ट मुझे मिले थे सभी एकदम दूसरी स्टोरीज़ के थे। द गॉड ऑफ डायमेंशन की कोई भी सही स्टोरी मुझे नहीं मिल रही थी। काफ़ी समय लगे, इसीलिए मैं 5 ही एपिसोड बना पाया हूँ, जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे, अगर सही से मुझे चैप्टर मिलते हैं तो मैं डेली एक अपलोड करने की कोशिश करूँगा, वरना मेरी दूसरी स्टोरीज़ तो आ ही रही हैं। नए नायक की एंट्री। शौर्य ने शरदंगा के नज़दीकी जंगल से असुर और एम्परर स्तर के जानवर को खत्म करके सभी जानवरों को मुक्त कर तो दिया था, पर देश के अन्य जगहों पर एकत्रित हुए जानवरों को अभी तक मुक्त नहीं किया गया था। इस वक्त उसका काम था बाकी जानवरों को भी असुरों के नियंत्रण से मुक्त करना। पर कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे शौर्य के साथ भी। इस वक्त शौर्य उस अजगर जैसे विशालकाय सांप की गुफा के बाहर झाड़ियों में खुद को छुपाए बैठा था और आसपास हो रही गतिविधियों पर नजर गड़ाए बैठा था। वो इस वक्त उस असुर के आने का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी असुर तो नहीं आया। पर जंगल के बाहरी क्षेत्र से एक जवान लड़का और एक लड़की है जंगल में प्रवेश करते हुए शौर्य को दिखाई दिए। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के सिर में गूंज उठी। होस्ट ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की एंट्री हो चुकी है, आपको इससे सतर्क रहना होगा। ये सुनते ही शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। उसने उस ओर ध्यान से देख तो उसके सामने पारदर्शी पर्दे पर सिस्टम द्वारा आ रहे दोनों लोगों की जानकारी प्रकट हो गई। नाम: धनुष महर्षि। कल्टीवेशन: लेट स्टेज सेंट लेवल। विंड हेरिटेज सेक्ट का सीनियर शिष्य। इस वक्त इस वन में 9 रिवॉल्विंग लोड्स को ढूंढने आया हुआ है। इस औषधि की मदद से विद्युत अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की सोच रहा है, पर ध्रुव लोक की चेतना के इंटरफेरेंस की वजह से इस वक्त वो यहाँ इन ईदा बिस्ट के पास आ चुका है। संभावना है कि ध्रुव लोक की चेतना इसे होस्ट के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहती हो। ये सुनकर शौर्य के ओंठ हल्के मूड गए। फिर उसने दूसरे पैनल पर नजर डाली। नाम: आरुषि परमार। कल्टीवेशन: वाइड रिफाइनमेंट लेवल। गल ऑफ डेस्टिनी। अपने असीम ज्ञान की मदद से इसने एक खास केमिकल का निर्माण किया है, जिसकी मदद से ये किसी भी सामान्य इंसान को एक कल्टीवेटर जितनी ताकत दिला सकती है। उसकी इस रिसर्च को पाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर हमला किया था, पर खुद भी दूध की धुली ना होने की वजह से उसने अपनी रिसर्च का गलत फायदा उठाते हुए दुश्मन देशों में से कई सारे देशों को इसने अपनी दवाई चोरी से बेच दी है। ये खुद भी जानती है कि उसकी दवाई के कुछ दुष्परिणाम है, पर उसने इसकी चिंता नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग उस फॉर्मूले को पाना चाहते हैं और जो लोगों ने इसे खरीदा है वो सभी अब उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से ये उनसे खुद को बचाते हुए इस जंगल में पहुंच गई है। उद्धरण चिन्ह: होस्ट जानकारी के मुताबिक इन दोनों को जंगल में ऐसे भटकते हुए काफी समय हुआ होगा। इसी कारण इन्हें इन जानवरों की असली स्थिति पता नहीं है, वरना ये लोग इस वक्त ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं आते। सिस्टम ने अपनी बात शौर्य के सामने थोड़े भारीपन से रख दी और चुप हो गई। उसे भी पता था कि आगे क्या करना है, ये शौर्य पर निर्भर है। शौर्य ने सारी जानकारी को अच्छे से पढ़ा और फिर दोनों स्क्रीन को गायब कर दिया। अंत में शौर्य की आंखें उन दोनों पर टिक गई। उसकी आंखों से एक हल्की मगर ठंडी चमक बाहर निकल गई। उसने मन ही मन कहा, ऐसे खुद को जानबूझकर मुसीबत में डालना और फिर खुद को दुनिया के सामने महान दिखाना ऐसे लोग ही कर सकते हैं। ऐसा सोचकर शौर्य तुरंत उनकी ओर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी सिस्टम शौर्य के कान में चिल्लाई, रुक जाओ होस्ट, भूलो मत कि चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है। इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो लॉजिक के बाहर होता है और ये जल्दी किसी के हाथों नहीं मर सकते। ये सुनकर शौर्य के बढ़े हुए कदम रुक गए। शौर्य थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अगर ऐसा है तो ऐसे कॉकरोच को कैसे मार पाएंगे? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। आज चाहे खुद ध्रुवराज भी यहाँ क्यों ना आ जाए, पर मैं नहीं रुकने वाला। पहले मैं इनके अवसर को छीन लूंगा और फिर इन्हें खत्म करूंगा। ऐसा सोचकर शौर्य अपनी जगह पर वहीं बैठा गया। सिस्टम ने पहली बार शौर्य को ऐसे अपने निर्णय के खिलाफ जाते देखा था।
वहीं इस वक्त आरुषि और धनुष शौर्य के अस्तित्व से अनभिज्ञ और जंगल में हुए बदलावों से परे बेफिक्र होकर जंगल से उस अजगर की गुफा की दिशा में बढ़ रहे थे। शौर्य भी अच्छे से जानता था कि अगर उसने इन्हें नहीं रोका तो तय है कि ये दोनों सीधा उस अजगर से खुद ही भीड़ जाएंगे और इसी वक्त वो इन दोनों को खत्म कर देगा। शौर्य की नज़रों में ये दोनों बस एक स्रोत थे जो उसे डेस्टिनी वैल्यू पाने में मदद करने वाले थे। आरुषि और धनुष कुछ ही देर में गुफा के क्षेत्र में पहुंच गए, पर तभी कई सारे क्वासी एम्परर लेवल के बीस्ट वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को घेर लिया। दोनों ने अपने अपने हथियार बाहर निकाले। उस वक्त धनुष के हाथ में एक काले रंग का खंजर प्रकट हो चुका था जिसकी सतह पर बिजली तैर रही थी। ये एक थंडर एलिमेंट से लैस खंजर था। वहीं आरुषि के हाथों में एक लंबी तलवार आ गई थी जो उसने अपनी कमर से बेल्ट की तरह लपेटी हुई थी। दोनों की कल्टीवेशन को देख के साफ पता चल रहा था कि चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी होने की वजह से दोनों भी कम उम्र में कल्टीवेशन की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। अपवाद सिर्फ शौर्य था। कुछ ही देर में बाकी जानवरों के मुकाबले कल्टीवेशन लेवल कम होते हुए भी आरुषि और धनुष ने उन जानवरों का डटकर मुकाबला किया और साथ ही दोनों धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ते चले गए। ये सब ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें उस गुफा की ओर गाइड कर रही हो। शौर्य को काफ़ी अजीब लगा और उसने एक बार और सिस्टम की मदद से गुफा की जानकारी देखने की कोशिश की, पर उसे उस गुफा में उस अजगर के अलावा कुछ भी अजीब नहीं मिला। शौर्य को लगा कि अगर ये ऐसे ही अंदर चले जाएंगे तो अजगर का खाना बन जाएंगे। वहीं बाहर जानवरों के हमले तेज हुए जा रहे थे। जैसे ही आरुषि और धनुष गुफा के बाहरी दीवार के पास पहुंचे तो अचानक भूकंप जैसा कंपन हुआ क्योंकि एक क्वासी एम्परर लेवल के गैंडे ने उन्हें टक्कर मारी थी। दोनों आरुषि और धनुष उस ऊर्जा से भरी टक्कर से बचने के लिए अपनी अपनी ऊर्जा ढाल को सक्रिय कर चुके थे। इस हमले में उनकी ऊर्जा ढाल टूटकर बिखर गई, पर गैंडे के उस हमले से उनके पैरों तले की जमीन ढह गई। दोनों अचानक उस गहरे छोटे गड्ढे में गिर गए और उसमें गायब हो गए। शौर्य ने ये देखा तो हैरान हो गया क्योंकि उसे पता था कि ऐसी अनजान जगहों पर ही इन चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को उनका अवसर प्राप्त होता है। क्या शौर्य उनके पीछे चला जाएगा? क्या ये जानवर उसे उनके पीछे जाने देंगे? कैसी चाल चलने वाला है शौर्य? 634 अवसर पाने का अवसर। धनुष महर्षि और आरुषि परमार नाम के दो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जंगल में भटकते हुए खुद को छुपाते हुए भटक रहे थे। ये दोनों भी असली संकट से अधिक दूर नहीं थे, पर सच बात तो ये थी कि ये बाहर जानवरों द्वारा किए जाने वाले अजीब बर्ताव से बिल्कुल अनजान थे। बस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी होने को वजह से अपने बलवान भाग्य के आधार पर दोनों भी जैसे तैसे करते हुए अंत में उस जगह पहुंच गए थे जहां वह एम्परर लेवल का ईट बीस्ट रह रहा था। शौर्य भी इस वक्त उन दोनों के लड़ने का इंतजार कर रहा था, पर उनका नसीब बड़ा बलवान निकला और दोनों गुफा के अंदर पहुंचने से पहले ही एक गड्ढे में गिर गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां बैठकर इन दोनों के लकी अवसर को ढूंढने का इंतजार कर रहे शौर्य को भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। शौर्य ने बिजली की तेजी से हरकत की और दोनों के पीछे उस गड्ढे में कूद गया। जाते वक्त उसने इस बात को सुनिश्चित किया कि बाहर एकत्रित जानवरों में से कोई भी जीवित ना बचे, क्योंकि अगर इन्होंने इन दो इंसानों के आने की खबर अंदर भेजी तो वो एम्परर लेवल का बिस्ट सावधान हो सकता था। शौर्य ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि उसे उसके पीछे के अंदर को भी तो पकड़ना था। उस सुरंग के आसपास खड़े जानवरों को कुछ समझ आता तब तक शौर्य ने अपनी चाल चल दी थी। सारे जानवर उसके हाथों मारे गए थे। उसके साथ ही शौर्य छुपकर सुरंग में उतर भी गया था। सुरंग के अंदर पहुंचते ही शौर्य ने अपनी आभा और सांस को शून्य कर दिया था। एक साधक होने की वजह से शौर्य के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल नहीं था। दूसरी ओर धनुष और आरुषि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गुफा के अंदर अलग अलग प्रकार के रत्न दीवार में धंसे हुए थे जो रास्ता दिखाने के लिए काफी थे। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में जो मिल सकता था उसे उठा रहे थे। ऐसा करते करते दोनों अंत में गुफा की गहराई में पहुंच गए। रास्ते में उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत या जाल का सामना नहीं करना पड़ा। चलते चलते दोनों जब सबसे आखिरी छोर में पहुंचे तो आरुषि और धनुष ने सामने एक पत्थर की दीवार में उकेरा हुए अंधेरा कमरा देखा। उसके अंदर क्या है ये बाहर से देखना मुश्किल लग रहा था। पहले तो दोनों को काफी डर लगा, पर उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अंत में दोनों ने गहरी सांस भरी और एक साथ उस अंधेरे कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। बाहर शौर्य छुपकर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या वीआईपी सेवा मिल रही है यार इन जैसों को। साला कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और सीधा यहां तक बिना मुसीबत के पहुंच गए। अगर कोई आम कल्टीवेटर होता तो अब तक उस पर 10-12 अजीब अजीब हमले हो चुके होते। ऐसा मन ही मन कहकर शौर्य भी तेजी से कमरे के बाहर पहुंचा और बिना किसी हरकत के कमरे के अंदर चला आया। शौर्य का इस वक्त एक ही मकसद था और वो था इन दोनों से ये अवसर छीन लेना और इन्हें खत्म करना। क्योंकि इनकी डेस्टिनी वैल्यू शौर्य छीन लेता है तो ध्रुवलोक की चेतना की शक्ति कमजोर पड़ जाती। ऊपर से यहाँ तो दो शिकार थे। वहीं अंदर पहुंचते ही आरुषि और धनुष की नज़र पहले तो कुछ भी नहीं देख पा रही थी।
तभी आरुषि ने अपनी समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी पीठ पर टंगी बैग से एक बैटरी से चलने वाली टॉर्च निकाली और उजाला कर दिया। कमरे में उजाला होते ही दोनों की नज़र सामने रखी मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति काफ़ी अजीब थी, देखकर लग रहा था किसी प्राचीन कल्टीवेटर की ये मूर्ति होगी। मूर्ति में एक साधु जैसा इंसान पद्मासन लगाए बैठा था। उसके दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए थे और उसकी आंखें आधी बंद और आधी खुली हुई थी। चेहरे पर भयानक शांति थी, जैसे उसने किसी परम सत्य को प्राप्त कर लिया हो। अगर उसका चेहरा अजीब ना होता तो तय था कि वो पृथ्वी पर इतिहास में हुए कुछ साधुओं से मिलती जुलती होती। उस साधु के एक तरफ कमंडल रखा था जो पत्थर का बना था, दूसरी ओर खड़ाऊ की जोड़ी रखी थी। पर सबसे अजीब घटना यह थी कि पूरी मूर्ति पत्थर से बनी होने के बावजूद उस साधु के गले की माला और हाथ में एक आभूषण नजर आ रहा था। उसके हाथ में हरे रंग के जैद जैसे पत्थर से बना कड़ा था और गले में एक जैद से बना लॉकेट था। उस मूर्ति को देखते ही आरुषि और धनुष का ध्यान उन दोनों आभूषणों ने खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को नज़र से देखा और आगे बढ़कर दोनों ने उन दोनों आभूषणों को उतरने की सोची। ये सब शौर्य शांति से देख रहा था। जब शौर्य को उनकी मंशा समझ आई, उसने तुरंत हरकत की और सीधा मूर्ति के सामने प्रकट हो गया। आरुषि और धनुष ने ये देखा तो दोनों तुरंत डरकर कुछ कदम पीछे हो गए, पर शौर्य ने उन्हें कुछ और करने का मौका नहीं दिया और पलक झपकते ही लॉकेट और कड़े को मूर्ति के शरीर से उतार लिया। दोनों आभूषण हाथों में आते ही शौर्य ने वहां से तुरंत बाहर निकलते हुए बाहर दौड़ लगा दी। जब आरुषि और धनुष को पता चला कि यहाँ क्या हुआ है, दोनों के चेहरों पर गुस्सा झलक गया। उन्होंने तुरंत शौर्य के पीछे दौड़ लगाए और उसके पीछे कमरे से बाहर आ गए। बाहर शौर्य भी उनका इंतजार करते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए खड़ा था। बाहर आते ही धनुष ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, ए लड़के, वो दोनों आभूषण हमें दे दो और यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों आभूषणों को हमने सबसे पहले देखा था। ऐसा कहते हुए धनुष ने अपनी इथर ऊर्जा को सक्रिय कर लिया था। उसका कल्टीवेशन पीक पर पहुंच चुका था। वहीं आरुषि ने भी अपनी इथर ऊर्जा को संचालित कर लिया था और बगल से खंजर निकालकर हमले की मुद्रा में काफी हो गई थी। शौर्य ने दोनों वस्तुओं को हाथ में पकड़ा और दोनों को उछालते हुए उनकी ओर देखकर कहा, अरे भाई, ये क्या दादागिरी है। मैंने अपने हाथों से इन्हें उस मूर्ति से निकाल कर लिया है। फिर भला ये दोनों आभूषण तुम्हारे कैसे हुए? क्या तुम्हारा नाम यहाँ लिखा है? इस पर धनुष ने हंसते हुए कहा, नाम नहीं भी लिखा हो तो क्या हुआ? जब ये यंग मास्टर किसी चीज पर नजर डालता है तो वो चीज उसकी हो जाती है। मैं धनुष महर्षि हूँ, विंडफॉल सेक्ट का स्टूडेंट हूँ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो वो दोनों चीजें मुझे दे दो, वरना मेरे सेक्ट के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर शौर्य की हंसी छूट गई और उसने उस चिढ़ाते हुए कहा, अबे तू कौन से जमाने में जी रहा है? जरा आसपास देख, क्या ऐसी जगह पर तेरा बैकग्राउंड कुछ मायने भी रखता है क्या भला? यहाँ हम 3 लोग हैं। यहाँ बस उसकी चलेगी जिसकी कल्टीवेशन और ताकत ज़्यादा होगी। यहाँ तुम्हारे पीछे कौन है और तुम कौन हो ये मायने नहीं रखता। वैसे भी मेरी पहचान तुमसे कम तो नहीं है, इसीलिए जो भी कहना है वो ताकत के दम पर कहो। ये सुनकर आरुषि ने अपने खंजर को दिखाते हुए कहा, सही कहा, यहाँ फिर बात ताकत से ही करेंगे। इतना कहने के बाद आरुषि किसी बिल्ली की तरह शौर्य पर झपट पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हरे रंग की ऊर्जा से अपने खंजर को ढक लिया और उसे शौर्य पर चलाना शुरू कर दिया। उसी वक्त धनुष भी रुका नहीं और उसने भी अपने हाथों से जबरदस्त मुक्के और लातों का प्रहार शौर्य पर कफ दिया। दोनों ने शौर्य पर एक के बाद एक तेज हमलों की बारिश कर दी थी, पर शौर्य एकदम शांति से उन दोनों के हमलों से आसानी से बचते हुए पानी में तैर रही मछली की तरह उनके बीच से अजीब चाल के साथ घूम रहा था। कई सारे हमले करने के बाद भी धनुष और आरुषि धैर्य को छू भी नहीं पाए। दोनों को कुछ ही देर में समझ आया कि उनका प्रतिद्वंदी कुछ अजीब है। तीनों लोग तुरंत एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। आरुषि और धनुष के माथे पर पसीना उभर आया था और थोड़ा हौंफने भी लगे थे। वहीं शौर्य अभी भी एकदम आराम से उनके सामने खड़ा था। शौर्य उन्हें ध्यान से देख रहा था। वो इस वक्त कुछ भी करके उन्हें हराना तो चाहता था, पर साला उनका नसीब काफ़ी खतरनाक होता था। उनके पास जान बचाने के कई सारे सामान हो सकते थे जो हर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के पास रहते थे, जैसे कोई सुरक्षात्मक ताबीज या फिर कोई सारणी का टुकड़ा या कोई ऐसा हथियार जिसके अंदर कोई बूढ़ा रहता हो। वो कल्टीवेशन में कमज़ोर होने के बावजूद भी सारा खेल पलटने की ताकत रखते थे। एक विलेन बनकर उनसे सामना करना है तो पहले तो उनके ये सारे हथकंडे नाकाम करने शौर्य के लिए जरूरी थे। शौर्य ने पहले राउंड में उन दोनों को मात दे दी थी। अब बारी थी उनके अगले हमलों की। धनुष में देखा कि उसके हमलों का शौर्य पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपनी चाल बदल दी और अंदरूनी इथर को सक्रिय करके धनुष ने अपने हाथों में एलिमेंटल पावर को सक्रिय कर दिया। उसके एक हाथ में आग की लपट आ गई तो दूसरे में संघनित बिजली की चिंगारियों का गोला आ गया। वहीं आरुषि ने भी अपने एलिमेंट का उपयोग किया और उसके हाथ में हवा से बनी एक अदृश्य तलवार प्रकट हो गई। दोनों ने पलक झपकते ही शौर्य पर एक साथ हमला कर दिया। शौर्य ने भी गौर किया कि उनके हमले की रफ्तार बढ़ चुकी थी।
ऐसे में शौर्य ने अपनी ताकत का थोड़ा उपयोग किया और अपने चारों ओर ईथर का एक कवच चढ़ा लिया। साथ ही दोनों के साथ आराम से खेलने लगा। कुछ ही देर में गुफा में कई सारे धमाके हुए और दीवारों पर हमलों के निशान उभर आए। पर धनुष और आरुषि रुकने वालों में से नहीं थे। उन दोनों की आंखों से साफ था कि वो आज शौर्य को मारने की पूरी इच्छा रखते थे। ऊपर से उनका ऐसा सोचना एकदम सही था क्योंकि शौर्य इस वक्त नासेंट सोल लेवल की कल्टीवेशन दिखा रहा था, जिस वजह से इन दोनों को यही लग रहा था कि ये लड़का तो कमजोर है। इसी गलतफहमी में दोनों शौर्य को हराने का आत्मविश्वास लेकर उस पर टूट पड़े थे। शौर्य भी उनके इस आत्मविश्वास को अभी तोड़ने के मूड में नहीं था। कुछ मिनटों तक हमले करने के बावजूद भी दोनों शौर्य को छू भी नहीं पाए। ये देखकर अब दोनों को थोड़ा अजीब लगने लगा था। इसी के चलते एक और बार धनुष और आरुषि पीछे हट गए। अब तक दोनों की सांसें फूल चुकी थी। उन्हें हौंफते हुए और पसीने से भरा देखकर शौर्य ने चिढ़ाने वाली मुस्कान देकर कहा, तुम दोनों तो मुझसे ये चीजें लेने से रहे। पता नहीं था कि तुम दोनों इतने कमजोर हो। कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करो, क्या पता तुम दोनों मुझे हरा पाओ। शौर्य का ये तंजभरा व्यवहार दोनों को अच्छा नहीं लगा। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी होने की वजह से ध्रुव लोक की चेतना के प्रभाव में दोनों को अब तक कोई समस्या नहीं हुई थी, पर आज ये लड़का उन पर भारी पड़ा था। जब दोनों को लगा कि शौर्य को ऐसे हराना मुश्किल है तो धनुष ने अपने नाम के हिसाब से ही अपने शरीर की ईथर को हद से ज्यादा संचालित करना शुरू किया और अपने रक्त और ऊर्जा दोनों को तेजी से जलाना शुरू कर दिया। उसका शरीर ताकत से भर गया और उसका आकार बढ़ने लगा। वहीं आरुषि ने अपनी आखिरी चाल चलने के लिए अपने बालों में बंधे जुड़े में लगाई पिन को निकाला। उसमें ईथर को प्रविष्ट करते ही पिन का आकार बढ़ने लगा और वो तलवार में बदल गए। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में खंजर पकड़कर आरुषि में दो अलग अलग एलिमेंट्स को सक्रिय कर दिया। आरुषि की महारत वुड एलिमेंट पर अच्छी खड़ी थी, जिस वजह से जहरीले वनस्पति घटकों को अपने तलवार पर चढ़ा दिया था। अब उनके हमले पहले से शक्तिशाली होने वाले थे। एक बार फिर गुफा में शौर्य पर दोनों ने भयानक हमलों की बरसात कर डाली। धनुष के हमले पहले से तेज और काफी घातक मालूम हो रहे थे। उसका हर बार निशाना शौर्य के कमजोर हिस्सों पर हो रहा था, पर शौर्य एक बार भी नहीं डगमगाया और उसने उन हमलों को आसानी से निरस्त कर दिया। वहीं आरुषि के हमले तो हवा से भी तेज हो गए थे। आरुषि लगभग गायब हो गई थी और वो शौर्य पर हर तरफ से धनुष के साथ संतुलन बनाकर हमले किए जा रही थी। शौर्य फिर भी उन दोनों के हाथों में नहीं आ रहा था। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा। अंत में शौर्य ने अपनी आभा से एक खतरनाक झटका दोनों को दे दिया और उन्हें दूर उड़ा दिया। बस अब हम इसे यहीं रोकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मेरा दूसरा काम करने के लिए देर हो जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आगे आओ, अपना अपना प्रसाद ले लो। ऐसा कहते ही शौर्य का पूरा रूप बदल गया। अचानक धनुष और आरुषि को एहसास हुआ कि उन्हें किसी ऐसे जानवर ने देखा है जो अभी अभी नींद से जाग चुका है, और उन दोनों को कुछ समझ आता उससे पहले ही दोनों के नजरों के सामने से शौर्य गायब हो गया। धम धम की आवाज हुई और धनुष और आरुषि को शौर्य ने हवा में उड़ा दिया। दोनों जाकर दीवार से टकरा गए और घायल होकर लगभग मौत की कगार पर पहुंच गए। धनुष और आरुषि ने खुद को ऐसी हालत में देखा तो उन्हें अपनी बेवकूफ़ी समझ आई, पर फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए शौर्य पर आखिरी हमला करने की ठान ली। धनुष ने अपने गले से एक अजीब सा पुराना कागज निकाला और उस पर अपने मुंह से निकले खून को थूक दिया। घायल अवस्था में उसने उस कागज को हाथ में कसकर पकड़ा और शौर्य की अगली चाल का इंतजार करने लगा। वहीं आरुषि ने अपने कान में पहने गहने से एक नीले रंग का मणि उंगलियों में दबाया और उसमें ईथर को भरना शुरू कर दिया। शौर्य को इसका एहसास नहीं हुआ था, पर सिस्टम समझ गई थी। होस्ट, उनके हाथों में कुछ तो अजीब है जरा। सिस्टम ने इतना कहा ही था कि शौर्य ने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ पता है, पहले इन्हें खत्म कर लूं फिर देखेंगे। ऐसा कहकर शौर्य ने सिस्टम को आगे बोलने का मौका नहीं दिया और अपने हाथों को दोनों की ओर बढ़ाया, पर तभी आरुषि ने हाथ में दबाया वह मणि शौर्य की ओर फेंक दिया। शौर्य ने ये देखा तो फुर्ती से बगल में हाथ गया और एक ही बार में उसने आरुषि के सिर को पकड़कर दीवार से टकरा दिया। तब तक धनुष के हाथ का कागज अजीब पैटर्न के साथ चमक उठा था। उसने उस कागज को अपने हाथों में दबाए रखा था, पर कागज की चमक शौर्य को दिखाई दी तो शौर्य ने तेजी से अपने अगले पैर से धनुष के सीने पर जोरदार लात मार दी। शौर्य की लात पड़ते ही धनुष का सीना फट गया और उसकी सांस रुक गई। उसके साथ ही उसके हाथ का कागज सक्रिय हो गया और भयानक खिंचाव के साथ वहां स्पेस ऊर्जा का निर्माण हो गया। ये स्पेस ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि शौर्य उसकी चपेट में आ गया और कुछ समझ पाता उससे पहले ही शौर्य उसके अंदर पूरा समा गया। कहाँ गया है शौर्य? क्या था उस कागज का राज? क्या दानवों की योजना सफल हो जाएगी? क्या होने वाला है शौर्य के साथ? नया पोर्टल। असुर सम्राट ब्रिंद इस वक्त अपनी योजना सफल होने की वजह से खुश हो रहा था। तभी राजकुमार की मौत की खबर मिलते ही वो आग बबूला हो गया था, पर उसे क्या पता कि जिस पोर्टल से वो क्रंदन जाने के लिए तैयारियां कर रहा था अचानक उसमें खराबी आ जाएगी।
लाखों असुर सैनिकों का जमावड़ा पोर्टल के आगे आकर रुक हुआ था। वहीं दूसरी ओर क्रंदन पर उपस्थित असुर भी सेना का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अचानक एक बैंगनी रोशनी निकली और पूरे क्रंदन ग्रह को ढक गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्रंदन ग्रह के आसपास की सारी स्पेस ऊर्जा निष्क्रिय हो गई, मानो यहाँ पर कोई स्पेस ऊर्जा हो ही ना हो। असुरों के पोर्टल बंद हो गए और सामान्य स्पेस ऊर्जा और स्पेस एलिमेंट पर चलने वाली सारी वस्तुएं नाकाम हो गई। अचानक हुए इस बदलाव के कारण वृंद और उसके असुर साथी हैरान हो गए। वहीं क्रंदन ग्रह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बस जो प्राणी असुरों के नियंत्रण में आ गए थे वो अचानक मुक्त हो गए। उस बैंगनी रोशनी में ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने उन जानवरों पर असुरों का बना नियंत्रण एक झटके में उखाड़ फेंक दिया था। पर तभी शेरा का दिल तेजी से धड़क उठा और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ और वो तेजी से हवा में उछल पड़ा और आसमान में एक काले रंग की रेखा बनाते हुए गायब हो गया। दूसरी ओर धनुष और आरुषि शौर्य के हाथों मारे जा चुके थे, पर धनुष की चाल की वजह से वहां एक अनियमित पोर्टल खुल चुका था। शौर्य को उस पोर्टल के अंदर की स्पेस शक्ति ने जबरदस्ती से जकड़ लिया था। शौर्य अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उससे अलग करना चाहता था, पर तभी आरुषि ने फेंका हुआ वह मणि तीव्र नीली ऊर्जा से चमक उठा। उसे देखकर शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या और रोके तो रोके क्या। शौर्य ने अपनी सारी ताकत को एक ही समय में सक्रिय कर दिया और भयानक ऊर्जा दबाव उत्सर्जित करके अपनी पूरी मानसिक शक्ति को उस मणि की धकेल दिया। वह तीव्रता से चमक रही मणि गुफा की छत से टकराए और एक बूम के साथ धमाका हो गया। गुफा के ऊपर का पूरा हिस्सा धमाके के साथ ही उस तीव्र ऊर्जा में भाप बनकर उड़ गया। नीचे खड़े शौर्य का भी ऐसा ही बुरा हाल हो चुका था। एक तो एक तरफ पोर्टल उसे अंदर खींच रहा था, तो वहीं ऊपर से ये धमाका हो चुका था। शौर्य का पूरा शरीर झुलस चुका था, उसके कपड़े जल चुके थे, पर स्वर्गीय शरीर होने की वजह से इस धमाके में उसके शरीर पर अधिक घाव तो नहीं थे, फिर भी वह काफी हद तक घायल हो चुका था। पर ऐसे में अपनी सारी ताकत झोंकने की वजह से शौर्य का शरीर कमजोर हो चुका था और वह अब खुद को उस पोर्टल के अंदर खींचे जाने से रोक नहीं पा रहा था। ऊपर से वो अपनी स्पेस ऊर्जा से अपने पॉकेट डायमेंशन में भी नहीं जा पा रहा था। पहली बार शौर्य को ऐसा हताश महसूस होने लगा था। तभी आसमान से शौर्य की ओर एक काले रंग का साया इतनी तेजी से आया कि वो सीधा उसी जगह पर आकर टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि शौर्य का खुद पर से नियंत्रण छूट गया और वह काले साए के साथ पोर्टल के अंदर चला गया। जब तक शौर्य को समझ आया कि क्या हुआ है, उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, भाई तू अकेला ऐसे कैसे निकल गया? तेरे को अपन की कोई याद नहीं आई क्या? साला अपन देख तेरे लिए यहाँ आ गया। पोर्टल के अंदर इस वक्त शौर्य हवा में तैर रहा था और आगे बढ़ रहा था। जब शौर्य ने ये आवाज़ सुनी तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने गुस्से में कहा, तो वो तू था जिसने मुझे धक्का दिया? साले तुझे पता भी है तेरी वजह से क्या हुआ है? ये सुनकर शेरा ने हड़बड़ी से कहा, क्या बास मार रहा है भाई? अपन तो तेरे लिए इतनी दूर से आया, अपन को क्या पता कि तू हल्के धक्के से सीधा अंदर कूद जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने अपने दांत भींचे और गुस्से से कहा, शेरा के बच्चे, अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए ना तो बेटे मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि तू आज के बाद भौंकना बंद कर देगा, तेरी कसम। ऐसा कहकर शौर्य अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके खुद को उस पोर्टल में संतुलित करने लगा। कुछ देर बाद शौर्य और शेरा शांत हो गए थे। शौर्य ने उस मणि के धमाके से खुद को बचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसके शरीर में अब थोड़ी ही इथर ऊर्जा बची थी। ऊपर से शौर्य के शरीर के खास रचना के कारण वह इस धमाके में बच पाया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस हमले में भाप बनकर उड़ गया होता। शौर्य ने अपने जले हुए कपड़ों को देखा और गहरी सांस लेकर अपने डायमेंशन से जुड़ने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अंत में शौर्य ने अपनी अंगूठी से अपने लिए कपड़े निकाले और पहन लिया। कपड़े बदलने के बाद शौर्य और शेरा एक दूसरे को घूरते हुए स्पेस पोर्टल में तैरते हुए बैठ गए। उनकी नज़रें एक दूसरे को घूर रही थी। तभी शेरा बात को मजाक में लेते हुए बोला, भाई ऐसे घर मत, माना अपन थोड़ा चिकना है पर अपने को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेरा की बात सुनकर शौर्य ने हाथ बढ़ाया और उसके कानों को पकड़कर खींचते हुए बोला, अबे कुत्ते के बच्चे, तेरी वजह से हम दोनों अब किसी अनजान मुसीबत में फंस गए हैं। ऊपर से ये स्पेस टनल कितनी लंबी है पता नहीं, अगर हम इससे बाहर नहीं निकल पाए ना बेटे, मैं तेरे ये दोनों कान खींच निकाल लूंगा। शौर्य और शेरा स्पेस टनल से क्रंदन ग्रह से निकल चुके थे। वहीं दूर ध्रुवराज यानी ध्रुवलोक की चेतना अपनी चेतना से ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं लगा था कि इस मुसीबत को क्रंदन से भगाना इतना आसान होगा। इसने फिर भी मेरी ताकत को जाते जाते थोड़ा और कम कर दिया है। फिर भी कोई बात नहीं, एक बार ये क्रंदन से दूर चला जाता है तो ये मुसीबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऊपर से ये जहाँ जा रहा है वहाँ से ये अगले 10 जन्मों तक बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसा कहकर ध्रुवराज हंस पड़ा, पर अचानक उसकी सांसें अटकने जैसी हुई और वो खांसने लगा। कहाँ जाने वाले हैं शौर्य और शेरा की ये तिकड़म जोड़ी? क्या नई जगह पर सच में दोनों जाने के बाद फंस जाएंगे?
क्या होगी शीला और आरव की प्रतिक्रिया? क्या सुरेंद्र और मनोहर शौर्य के जाने से खुद को और देश को संभाल पाएंगे? नई पहचान। क्रंदन ग्रह पर दानवों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसी बात की जांच करते वक्त शौर्य का आरुषि और धनुष से टकराव हो गया। ये दोनों भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी थे। उन दोनों ने जब शौर्य को देखा तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने आखिरी समय में एक स्पेस टनल और एक विशाल धमाका कर डाला। उन दोनों के हमलों से शौर्य स्पेस टनल के अंदर फेंका गया। पर उससे भी खतरनाक बात यह थी कि इस वक्त क्रंदन ग्रह का पूरा स्पेस बंद हो चुका था। क्रंदन के आसपास की सारी स्पेस ऊर्जा गायब कर दी गई थी। अचानक हुए इस बदलाव के कारण अधूर सम्राट ब्रिंद और क्रंदन का संपर्क टूट गया। इसी दौरान एक और अजीब घटना क्रंदन ग्रह पर घटित हुई। यहाँ आए हुए सभी एम्परर स्तर से ऊपर के दानव क्रंदन ग्रह से गायब हो गए। अचानक काला पोर्टल उनकी जगहों पर खुल गया और उसके अंदर वो लोग समा गए। जब तक सब कुछ सामान्य हो गया था तब तक सारे जानवर होश में आ गया थे और जंगल में इधर उधर भागते हुए लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। पूरा क्रंदन ग्रह इस घटना से हैरान था। जिन्होंने असुरों से हाथ मिलाया था वो शक्तियां भी अब हताश होकर इसे देखने लगी थी। इस सारी घटना को अंजाम देने वाला ध्रुवराज अपनी चेतना से देखकर बोला, ये मेरा लोक है। यहाँ सिर्फ मेरी इच्छा चलती है। यहाँ मैं भगवान हूँ। यहाँ सिर्फ मेरे चुने हुए लोग ही नायक बनेंगे। ऐसे ही मैं किसी और को मेरे चुने हुए बच्चों का श्रेय छीनने नहीं दे सकता। अब तो खुद श्वान महाराज भी इस बात के लिए मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ये शौर्य नाम की मुसीबत अब यहाँ से जाने के बाद मेरी योजना के अनुसार सारे नायक अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और संतुलन बनाए रखेंगे। रही बात इन असुरों की तो इन्हें यहाँ आने का समय नहीं हुआ। ऐसा खुद से बड़बड़ाते हुए ध्रुवराज खुद से ही हंसने लगा, पर बीच बीच में उसकी चेतना को हिचकियाँ आने लगी थी। ऐसी ही एक हिचकी आए और ध्रुवराज दर्द में बिलखते हुए बोला, उस कमबख्त ने जाते जाते भी मुझे घायल करने का मौका नहीं छोड़ा है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा शौर्य। ऐसा कहने के बाद ध्रुवराज की आवाज़ ध्रुवलोक के अनंत में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अब गहरी नींद में खो गया हो। दूसरी ओर स्पेस टनल में शौर्य और शेरा शांति से उसके अंदर से एक दिशा में उड़ रहे थे। शौर्य यहाँ आने के बाद सिस्टम से बात कर रहा था। सिस्टम, ये क्या मचान है यार? अब ये टनल अचानक कहाँ से आया और कहाँ लेकर जा रहा है? इस पर सिस्टम ने थोड़ा डरते हुए कहा, होस्ट, मुझे लगता है इस घटना के पीछे ध्रुवराज का हाथ है। उसने आपको क्रंदन ग्रह से दूर भेजने की योजना बनाई है। मुझे भी अब पता नहीं कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। ये सुनकर शौर्य ने अपने कमजोर पड़े शरीर में एक गहरी सांस भरी और सोचते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे आने वाले जगह पर उतरने से पहले खुद को तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा सोचकर शौर्य ने अपनी काम कर रही स्टोरेज रिंग से कई सारी इथर ऊर्जा से भरपूर सामग्री बाहर निकाली। शौर्य ने आपातकाल के लिए इस अंगूठी में कुछ सामान रखा हुआ था जो इस वक्त उसके काम आ गया था। इसके अंदर उसने अपने डायमेंशन में उगी हुई कुछ जड़ी बूटियों और कुछ इथर ऊर्जा के संघनित पत्थरों को जमा करके रखा था। शौर्य ने तेजी से उन्हें अपने हाथों में लिया और उनके अंदर की ईंटों को अपने शरीर में सोखने के लिए शुरुआत कर दी। वहीं बगल में शेरा मुंह लटकाए हुए शौर्य को देख रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अपन को क्या पता था कि अपन के आने से हम लोग मुसीबत से बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि उसके अंदर कूद जाएंगे। अपन को तो बस तुम्हारी चिंता थी। इसमें इस बेचारे पर इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? ऐसा कहकर शेरा अपना मुंह बनाकर दूसरी ओर मुड़कर बैठ गया। शौर्य ने यह सुना पर इस वक्त उसे कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं थी। फिलहाल उसके दिमाग में आने वाली मुसीबत से निपटने की पड़ी थी। काफी लंबा समय शौर्य और शेरा ने स्पेस टनल में गुजारा। तब तक शौर्य की खर्च हुई इथर ऊर्जा पुनर्स्थापित हो चुकी थी। शौर्य अब वापस अपनी पीक पर लौट आया था। तभी स्पेस टनल में कुछ हलचल हुई और स्पेस टनल के पिछली छोर बंद होते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देखते ही शौर्य हरकत में आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर शेरा को पकड़ा और बगल में दबोच लिया। साथ ही उसने अपनी ताकत का उपयोग करके खुद की रफ्तार बढ़ाई और सीधा आगे की ओर तेजी से निकलने लगा। वहीं स्पेस टनल पीछे से बंद होते हुए उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। भले शौर्य एक एम्परर लेवल का कल्टीवेटर था पर उसके लिए खाली स्पेस में टिक पाना इस वक्त मुश्किल था, क्योंकि उसने अपनी स्पेस ऊर्जा को महसूस करना बंद कर दिया था। काफी देर तक तेजी से आगे बढ़ने के बाद शौर्य को टनल का आखिरी रास्ता दिखाई दिया। उसे देखते ही शौर्य ने अपनी जी जान लगाकर अपनी रफ्तार बढ़ाई और आगे बढ़ने लगा। तब तक पीछे से स्पेस टनल के बंद होने की गति भी बढ़ गई थी। जैसे ही शौर्य टनल के द्वार पर पहुंचा, पीछे से एक जबरदस्त धक्का शौर्य और शेरा को लगा, जिसके कारण एक धमाके के साथ दोनों भी टनल से बाहर फेंक दिए गए। जब तक शौर्य और शेरा कुछ समझ पाते तब तक वो दोनों एक खुले आसमान में थे। अचानक एक जबरदस्त खिंचाव शौर्य को महसूस हुआ, ऐसा दबाव जिसकी उसने खुद उम्मीद नहीं की थी। ये इस नए ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। शौर्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को हवा में स्थिर कर लिया और उसके विरुद्ध खुद के शरीर को तेजी से नीचे जाने से रोकने की कोशिश की।
उसके शरीर की सारी इथर तेजी से खत्म होने लगी, पर शौर्य ने उसकी चिंता नहीं की और खुद को तेजी से नीचे जाने से रोकने लगा। शेरा ने भी खुद का इथर ऊर्जा को इस्तेमाल किया और अपनी गिरने की रफ्तार को कम कर लिया। फिर भी दोनों नीचे दिखे दे रही जमीन पर गिरने से रोक नहीं सके। जब दोनों तेजी से नीचे गिर रहे थे तभी शौर्य को एक छत दिखाई दी। शौर्य ने खुद के शरीर को मोड़ लिया और शेरा को भी साथ में ले लिया और आने वाले टकराव के लिए तैयार कर लिया। एक जबरदस्त धमाके के साथ दोनों भी उस घर की छत को तोड़ते हुए उस घर के अंदर गिर गए। एक तेज धमाका हुआ और दोनों फर्श पर आ टपके। दोनों ने अपनी गिरने की रफ्तार को कम कर लिया था, जिस वजह से धमाका इतना तेज नहीं था, पर फिर भी पूरा घर इस वक्त हिल चुका था। वहीं अंदर शौर्य और शेरा जैसे तैसे खड़े हो गए और उठकर घर के अंदर चारों ओर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि घर एक मध्ययुगीन काल का लग रहा था। घर में कहीं भी बिजली या आधुनिक उपकरण दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ अंदर उजाले के लिए दीवारों पर मशाल लटकाई हुई थी। हर तरफ हल्के पारदर्शी पर्दे लगाए हुए थे। दीवारों पर प्राचीन काल की चित्रकला के नमूने बनाए गए थे। वहीं नक्काशीदार खंभे छत को आधार देने के लिए लगाए गए थे। दीवारों पर तलवारें और ढाल भी लटकाई गई थी। कुछ शिकार किए जानवरों के सिर भी लगाए गए थे। ये सब कुछ शौर्य शांति से देख रहा था और इस ग्रह पर रह रही सभ्यता को अपने स्तर पर समझने की कोशिश कर रहा था। तभी शेरा भी यहाँ वहाँ अपने पूंछ हिलाते हुए देख रहा था और अचानक उसकी नाक टिचकियाँ मारने लगी। उसने कमरे की एक बगल में देखा जहाँ कई सारे पर्दे चौकोर आकार में लगाए गए थे। उनके दूसरी ओर कोई उसे लेटा हुआ नजर आया। शेरा ने हड़बड़ी में चिल्लाते हुए कहा, भाई कमरे में कोई तो है। ये सुनकर शौर्य के कान खड़े हो गए और शेरा को देखा जो इस वक्त वहां कोने में लगे पर्दों के पीछे रखे बेड की ओर देख रहा था। जैसे ही शौर्य की नज़र उस ओर गई शौर्य की आंखें बड़ी हो गई। शौर्य तेजी से बेड के पास गया और पर्दों को हटाकर उसने अंदर झांक कर देखा। वहां उसके सामने एक जवान लड़के की लाश पड़ी हुई थी, जो अभी भी गर्म लग रही थी। अगर बाहर के उजाले को देखा जाए तो ये समय सुबह के 10 से 11 बजे के आसपास का लग रहा था। पहली प्रहर खत्म होने को आई थी। शौर्य ने तुरंत उस लाश के पास जाकर नज़दीक से उसका जायजा लिया, पर जब उसकी नज़र लाश पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने गुस्से से कहा, अब ये मत कहना कि ये भी मेरा हमशक्ल है, क्योंकि शौर्य के सामने उसकी ही लाश पड़ी थी, मतलब उसके जैसे दिखने वाले लड़के की लाश पड़ी थी। शौर्य ने तुरंत सिस्टम से कहा, सिस्टम क्या इसकी मेमोरी तुम निकाल सकती हो? इस पर सिस्टम ने तुरंत हाँ कहा और उसके अंदर से एक नीली रोशनी बाहर निकली और सिस्टम ने कुछ ही देर में उस लड़के के सिर से अंडे जितना बड़ा रोशनी का गोला खींच लिया। शौर्य ने उसे तुरंत अपने माथे पर लगाया और जांचने लगा। जैसे जैसे उस लड़के की मेमोरी शौर्य के दिमाग में फैल रही थी, शौर्य का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। शौर्य ने कुछ देर बाद मेमोरी को पूरा सोख लिया और समझ लिया। जब शौर्य ने आंखें खोली तो उसका चेहरा थोड़ा निराशा और बेचैनी से भरा लग रहा था। तभी शेरा ने तपाक से सवाल पूछा, भाई ऐसा क्या मुंह बनाकर बैठा है? क्या हुआ, इसे भी किसी ने धोखे से मार दिया है क्या? ये सुनकर शौर्य ने निराशा से गर्दन झटकी और कहा, साला जहां भी जाता हूं मेरी तरह दिखने वाले लड़कों का नसीब इतना खराब क्यों निकलता है, और ये लोग इतने बेवकूफ़ क्यों निकलते हैं? क्या ये सब कुछ खुद ध्रुवराज जानबूझकर तो नहीं कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए? कसम से अगली बार वो मुझे मिल जाए मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि साले ना जीने दूंगा ना मारने दूंगा। शौर्य के चेहरे पर आ रहे गुस्से के भाव को देखकर शेरा समझ गया कि इस लड़के की हालत कुछ शौर्य जुनेजा की तरह लग रही है। शेरा तुरंत चुप हो गया। वहीं दूसरी ओर अचानक ध्रुवराज जो नींद में गया था जोर जोर से चीखने लगा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, अब क्या हुआ होगा? ये स्वर्ग के देवता मुझे कोसना कब बंद करेंगे? वैसे तो शौर्य सब कुछ जानने के बाद तुरंत जाने की सोच रहा था, पर अचानक उसने मन बदल लिया और उस लड़की बगल में बैठ गया। कुछ सोचते हुए शौर्य ने वापस एक बार अपने डायमेंशन से जुड़ने की कोशिश की और इस बार शौर्य डायमेंशन से जुड़ गया। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आए और शेरा से कहा, शेरा मैंने इस लड़के की पहचान को अपना बनाने की सोची है। अब मैं इसकी पहचान ले रहा हूं तो मुझे इसे न्याय दिलाना तो बनता है। ऐसा कहकर शौर्य उठकर खड़ा हो गया। शौर्य की आंखों से अब एक दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा था। तभी अचानक शौर्य जिस कमरे के बाहर खड़ा था वहां कुछ लोगों के तेजी से आने की आवाज़ शौर्य के कानों पर पड़ी और उसने तुरंत हरकत करते हुए उस लाश और खून से सने बिस्तर को अपने डायमेंशन में भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने उस लड़के के कपड़े अलमारी निकालकर पहन लिए। एक साधारण पोशाक पहने शौर्य वापस बिस्तर पर बैठ गया। उसने शेरा को छुपने के लिए कह दिया। तभी कमरे का दरवाजा एक जबरदस्त धक्के के साथ खुल गया और कई सारे लोग हथियार भले और तलवारें लेकर अंदर दाखिल हुए। उन सभी ने राजशाही कवच पहने हुए थे। उनके एक जैसे कवच को देखकर लग रहा था कि वो किसी महल के सिपाही है। उन सबसे आगे बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी सीना चौड़ा करके चल रहा था। उसने आते ही पूरे कमरे की जांच की और फिर शौर्य पर नजर टिकाते हुए बोला, अब क्या नई मुसीबत खड़ी की है आपने युवराज?
ये सुनकर बिस्तर पर बैठे शौर्य ने छत की ओर इशारा किया और बोला, क्यों? तुम्हें भी मैं मुसीबत खड़ी करने वाला लगता हूं नायक। ये सुनकर अभी अभी आया हुआ आदमी अचानक ठिठक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है युवराज। कहिए क्या हुआ जो इतना बड़ा धमाका हुआ यहाँ पर? इस पर शौर्य ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अब मैं क्या बताऊं भला। कोई जानवर छत पर घूम रहा होगा पर ऊपर की छत इतनी कमजोर थी कि बेचारा सीधा अंदर गिर गया होगा। मैं काफी गहरी नींद में था। जब मैंने आंख खोलकर देखी तो एक बड़ा पंछी उड़कर खिड़की से बाहर चला गया। यदि सुनकर नाइक ने और कुछ नहीं पूछा और कमरे में एक नज़र इधर उधर देखने के बाद वहां से चला गया। क्यों वह आदमी शौर्य को युवराज कह रहा था? क्या थी पहचान शौर्य के इस नए रूप की? क्या था उस लड़के के मेमोरी में जिसे देखकर शौर्य ने उसकी पहचान स्वीकारने की सोची थी? दास्तान बदनसीबी। शौर्य स्पेस टनल के जरिए एक नई जगह पहुंच चुका था। वहीं क्रंदन पर मंडरा रहा दानवों का खतरा भी टल चुका था। शेरा और शौर्य जब इस नई जगह पर टप के मतलब पहुंचे तो उन्होंने भयानक गुरुत्व बल का सामना किया, जो ये बता रहा था कि वो जहां पहुंचे हैं उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भयानक है। शौर्य जैसे तैसे यहां पहुंच गया और एक और बार उसका सामना उसके जैसी दिखने वाली लाश से हुआ। फिर क्या शौर्य ने उसकी पहचान लेने का निर्णय मन ही मन ले लिया। शौर्य ने उसकी सारी मेमोरीज को सिस्टम की मदद से अपने दिमाग में ट्रांसफ़र कर लिया था। उस लड़के की मेमोरीज को जानने के बाद शौर्य का पूरा चेहरा उतर सा गया था। वहीं तभी वहां कुछ सिपाही आ जाते हैं और शौर्य की हालचाल पूछकर चले जाते हैं। शौर्य जिसने अपनी नई पहचान धारण कर ली थी वो उस लड़के के व्यक्तित्व को लगभग स्वीकार कर चुका था। तभी कोने से शेरा और दिमाग में सिस्टम एक साथ बोल पड़े, ये हम कहाँ आए हैं? क्या नाम है इस जगह का? ये इतनी अजीब क्यों है? ये सारे सवाल दोनों के मुंह से सुनकर शौर्य गुस्से से सिस्टम से बोला, सिस्टम छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें ये मालूम नहीं होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ और जानकारी इकट्ठा करो, मेरा दिमाग मत चाटो। ये सुनकर सिस्टम भी आग बबूला होते हुए बोली, मैंने उसकी मेमोरीज को निकालकर सीधा तुम्हें दिया था। जाहिर है अब इसकी जानकारी तुम्हें ही बतानी होगी ना होस्ट। सिस्टम की आवाज़ सुनकर शौर्य थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, ओ गलती से मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर एक गहरी सांस ली और पालथी मारकर शौर्य उस बेड पर बैठते हुए अपने दिमाग में सिस्टम और अपने सामने शेरा की ओर देखते हुए बोला, तो बात ऐसी है कि हम लोग जिस जगह आए हैं उसे त्याग भूमि कहते हैं। ये एक प्राचीन भूमि है या कहे प्राचीन ग्रह है। खासकर ये ग्रह ध्रुवलोक के कैदियों के लिए बनाई गई थी, या कहे तो ये जगह जब स्वर्ग से जुड़ी हुई थी तब भी इसी ग्रह को देवताओं ने कैद खाने को तरह इस्तेमाल किया था। ये सुनकर शेरा थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोला, भाई ये मत कहना कि हम लोग उस जगह आए हैं जहाँ के अपराधियों को नर्क में भी जगह नहीं मिली। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराकर सिर हाँ में हिलाया और शेरा और सिस्टम का चेहरा काला पड़ गया। तभी शौर्य आगे बोला, हाँ पर अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को यहाँ सजा के लिए भेजा गया था उन्होंने धीरे धीरे अपने परिवार बनाए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इस वक्त इस त्याग भूमि का नियंत्रण यहाँ रहने वाले लोग करते हैं। यहाँ भी इथर ऊर्जा की मात्रा भारी है पर इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ के कल्टीवेटर्स या कहे साधक अलग तरह के साधना मार्ग का अवलंब करते हैं। इस पर शेरा ने तुरंत कहा, अब क्या ये लोग इथर को उल्टा बहाते हैं क्या जो अलग मार्ग की बात कर रहे हो? इस पर शौर्य हंसते हुए बोला, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो साधक है इन्हें कल्टीवेटर नहीं कहा जा सकता, इन्हें हम साधक हो कह सकते हैं। इनके पास भी एलिमेंटल यानी तत्वों की ऊर्जा है और ये लोग उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ के सर्वोच्च साधक का स्तर देव अधिरोहण स्तर है। ये स्तर हमारे समरलोक के परम स्तर के बराबर हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस स्तर को प्राप्त करने के बाद वो साधक मोक्ष प्राप्त करता है यानी मर जाता है, क्योंकि इस स्तर पर वो साधक सिर्फ 100 सालों के लिए रह सकता है और फिर उसे मरना ही होता है क्योंकि अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए इस ग्रह पर निषेध लगाया गया है। ये सुनकर शेरा तुरंत बोल पड़ा, भाई अगर ऐसा है तो वो साधक देव अधिरोहण स्तर तक साधना करता ही क्यों है? ये सुनकर शौर्य किसी साधु की तरह हरकत करते हुए चेहरे पर शांत भाव लेकर बोला, ताकत की लालसा उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। इस स्तर तक पहुंचने से पहले ये साधक लगभग 1000 वर्षों तक जी जाते हैं। अब हजारों सालों तक अपने लोगों की मृत्यु देखने के बाद कौन ही अमर होने की चाहत रख सकता है? वैसे भी यहाँ साधक बनना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ साधक बनने के लिए आपके शरीर में कुंडलिनी चक्रों के साथ ही आपके शरीर में एक और घटक के होने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ मौजूद इथर सामान्य ईंट से घनत्व में अधिक है। ऐसी ऊर्जा को शरीर में धारण करने के लिए एक आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता होती है और ये आध्यात्मिक मूल कुछ ही नसीबवान लोगों के शरीर में प्रकट होती है। सभी के शरीर में इसका होना आसान नहीं होता। ये सुनकर शेरा ने अपनी पूंछ की ओर देखा और बोला, भाई तुम्हें नहीं लगता कि इन अलग अलग ग्रहों पर ये शर्तें कुछ ज़्यादा ही बदल रही है? मुश्किल से क्रंदन पर अपन ने अपने शरीर में इथर को धारण किया था, अब यहाँ ये आध्यात्मिक मूली गाजर प्याज लहसुन कहाँ से लाऊंगा? ये सुनकर शौर्य ने शांति से कहा, मित्र ऐसे मत कहो, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी ताकतें ब्रह्मदेव के आदेश के अनुसार मुझसे जुड़ी है। जितना मेरी ताकत बढ़ेगी उतनी तुम्हारी ताकतें बढ़ेंगी, इसीलिए फिलहाल तुम इसकी चिंता छोड़ दो। ऐसा कहकर शौर्य शांत भाव से छत की ओर देखने लगा, जहां इस वक्त बड़ा छेद हो चुका था। तभी शेरा ने शौर्य की इस ओवर एक्टिंग पर पानी फेरते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, वो सब तो ठीक है, पर अब ये बताओ कि हम कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है। इस पर शौर्य लगभग हड़बड़ाते हुए बोला, ओह वो, हम लोग इस वक्त त्यागभूमि पर बसे कई साम्राज्यों में से एक साम्राज्य मुंद्रा साम्राज्य में है। ये साम्राज्य काफ़ी विस्तृत है। रही बात इस जगह की, तो हम लोग इस वक्त मुंद्रा साम्राज्य के राजधानी में स्थित सम्राट वीरभद्र मुंद्रा के महल में है। ये सुनकर शेरा का मुंह खुला का खुला रह गया और बोला, मतलब तुम सीधा आसमान से यहाँ के युवराज बन गए। तभी सोचूं कि वो आदमी तुम्हें युवराज क्यों बोल रहा था। तभी शौर्य का चेहरा उतर गया और थोड़ा मुरझाए चेहरे से बोला, युवराज तो हूं, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। ये राजपरिवार राजसी साजिशों और रंजिशों से भरा पड़ा है। इस लड़के के पिता यानी सम्राट ने पड़ोसी नागौर साम्राज्य से एक संधि के तहत अपने इस बेटे को उनके पास भेज दिया था। पिछले 10 सालों से इस राजकुमार ने अपने पिता के शत्रुओं के घर जिल्लत की जिंदगी जी। वहां उसे नौकरों से भी बुरे हालत में रखा गया था। सालों के भुखमरी और उत्पीड़न के कारण ये राजकुमार भूखे हाल मारने की कगार पर पहुंच गया था। वहीं इस सम्राट को जब अपने इस बेटे की याद आई तो उसने अंत में उसे लाने के लिए लोग भेज दिए। तभी शेरा बोल पड़ा, फिर वापस आने के बाद तो उसकी चांदी हुई होगी ना। इस पर शौर्य ने और भी मुंह बिगाड़ते हुए बोला, ऐसा हुआ होता तो ये सम्राट वीरभद्र एक सच्चा पिता कहलाता। पर इतना कहने के बाद शौर्य की मुट्ठियां भींच गई और गुस्से से बोला, साले ने इस राजकुमार जो पहले इस साम्राज्य युवराज था उसे एक बार ये भी नहीं पूछा कि उसका हालचाल कैसा है और उसकी इतनी खराब हालत क्यों हुई है। उसने इसे यहाँ आते ही इस कोने में स्थित छोटे महल में राजकुमार को भेज दिया। ऊपर से जब राजकुमार आज सुबह दरबार में गया तो उस पर नागौर साम्राज्य के राजकुमारी को छेड़ने के बेबुनियाद आरोप लगाकर दरबारियों और अन्य राजकुमारों ने जलील करके निकाल दिया। पर ये लोग यही नहीं रुके, उन्होंने किसी भाड़े के हत्यारे को महल में बुलाकर आज इस युवराज की हत्या भी कर डाली। शौर्य जब ये बोल रहा था तब उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। शौर्य ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सम्राट वीरभद्र तो सम्राट है, तो समझ सकते हैं कि वो इसके पक्ष में बोल नहीं पाया, पर महारानी सुमित्रा यानी इस युवराज की मां ने भी उसे एक नज़र भी नहीं देखा, और जब देखा तो उनकी आंखों में इस युवराज के प्रति सिर्फ घृणा थी। अपनी माँ, पिता और भाइयों के ऐसे व्यवहार ने अंत में इस राजकुमार का दिल तोड़ दिया था। उसने यहाँ आकर अपनी मृत्यु को बिना किसी हरकत के गले लगा लिया। रही बात उस नाइक, तो तुम्हें बता दूं कि वो मेरे पिता द्वारा नागौर साम्राज्य में मुझ पर नज़र रखने के लिए भेजा हुआ आदमी था। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। जब यहाँ मैं वापस आया तो मुझे पता चला। ऊपर से यहाँ आते ही उसने भी दरबारियों और अन्य राजकुमारों का साथ दिया और इस राजकुमार को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने बेड के एक कोने को हाथ से पकड़कर मसल दिया। फिर शौर्य एक भयानक हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। तभी शेरा सामने से बोला, तो भाई फिर क्या करने की सोच रहे हो। ये सुनकर शौर्य की हंसी अचानक रुक गई और उसने अपनी खतरनाक मुस्कान देते हुए कहा, वही करेंगे जो एक भैरव को करना चाहिए। न्याय करेंगे। आज से ये भैरव यहाँ तांडव करेगा और महल में छुपे उस हर गद्दार को मौत के घाट उतार देगा। तभी शेरा बोला, भाई वो सब तो ठीक है, पर साला तुमने इस युवराज का नाम नहीं बताया। ये सुनकर शौर्य का सारा भरा हुआ जोश फुस हो गया और वो शर्माते हुए बोला, इसका नाम भी शौर्य ही है। इस पर शेरा ने एक नज़र शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और मन ही मन बोला, सभी शौर्य इतने बदनसीब है, पर ये साला क्यों इतना नसीब वाला है पता नहीं। शौर्य ने अगर शेरा की बात सुनी होती तो वो उसे 2-4 लात घुसे मारकर अपनी पृथ्वी पर बिताई जिंदगी जरूर दिखाता। शौर्य ने फिर आगे बोलना शुरू कर दिया, इस राजकुमार को कोई साधना के साधन नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये आज भी एक सामान्य इंसान ही था। पर अब मैं आ गया हूँ। मैं शौर्य शुर भैरव अब उसकी जगह पर आ चुका हूँ, तो अब बात साधना की जरूर होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ के साधना स्तर कुछ खास तरह से बनाए गए हैं। पहला स्तर शरीर स्थापन, दूसरा स्तर ऊर्जा स्थापन, तीसरा ऊर्जा केंद्रीकरण, तीसरा स्तर आत्मा स्थापन, चौथा आत्मा संकलन। इसके बाद यहाँ के साधकों के शरीर मूल प्रकृति को छोड़ देते हैं और उनकी उम्र इस स्तर के बाद बढ़ना बंद कर देती है। तभी शेरा बोला, तो भाई क्या लोग अमर हो जाते हैं। इस पर शौर्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस उनका शरीर बूढ़ा होना रोक देता है। पर इस अवस्था को लगातार बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी साधना को लगातार बढ़ाते रहना पड़ता है। 5वां स्तर होता है आत्मा प्रकटन, 6ठा स्तर होता है दिव्य उत्कीर्ण स्तर, 7वां स्तर होता है आपदा परिवर्तन और 8वां और आखिरी होता है देवत्व अधिरोहण स्तर। फिर शौर्य ने शेरा को और देखा और बोला, तुम्हें पता है इस साम्राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा किस स्तर पर है। इस पर शेरा थोड़ा सोचते हुए बोला, त्यागभूमि का एक साम्राज्य है तो जाहिर है कि यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी कोई आपदा परिवर्तन वाला या फिर देवत्व अधिरोहण वाला ही होगा।
ये सुनकर शौर्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐसा होना तो चाहिए था हमारी सोच के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है। यहाँ का सबसे ताकतवर योद्धा सिर्फ 5वें स्तर पर है, यानी आत्मा प्रकटन स्तर पर। ये सुनकर शेरा तुरंत बोल पड़ा, फिर भाई बाकी ताकतवर लोग कहाँ है? ऊपर शौर्य हंसते हुए बोला, बाकी ताकतवर लोग दिव्य भूमियों में रहते हैं, जहाँ इथर ऊर्जा इतनी घनी है कि वो सीधा द्रवरूप और घन रूप में परिवर्तित होती है। ऐसी जगहों पर बिना कुछ किए भी एक आध्यात्मिक मूलधारक इंसान सीधा आत्मा प्रकटन स्तर को प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर शेरा अपने एक पंजे से सिर को खुजाते हुए बोला, कमाल है, ये युवराज एक साधक ना होने के बावजूद भी इतनी सारी जानकारी लेकर बैठा था। इस पर शौर्य ने अजीब सी मुस्कान देते हुए कहा, क्योंकि वो भी एक साधक बनना चाहता था। उसकी आशा थी कि वापस आने के बाद उसके पिता उसे साधक बनने के लिए मौका देंगे। पर यहाँ आने के बाद उस आशा को इस सम्राट वीरभद्र ने अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया। ये सुनकर शेरा को लगा उसने फिर एक बार शौर्य को इमोशनल कर दिया है। उसने अपनी नज़रें खिड़की से बाहर टिकाए और चुप हो गया। तभी शौर्य अपने बिस्तर से उठते हुए अपने शरीर को ढीला करते हुए खड़े होकर बोला, चलो, अगर सम्राट मुझे युवराज नहीं रखना चाहता तो हमें भी इस सम्राट को सम्राट बने रहने नहीं देना चाहिए। इतना कहकर शौर्य तिरछी मुस्कान के साथ हंसने लगा। तभी शेरा और सिस्टम एक साथ मन ही मन बोले, हे भगवान, इसके अंदर का पागल देवता जाग गया है। अब तो त्रिदेव ही इस साम्राज्य को बचा पाएंगे, वरना इस साम्राज्य का चेहरा बदलने के लिए समय नहीं लगेगा। ऐसा कहकर शेरा शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने खड़े होकर अपने शरीर में अपनी इथर ऊर्जा को सक्रिय करने की कोशिश की, पर वातावरण में स्थित इथर उसके शरीर में नहीं समा रही थी। ये देखकर शौर्य का चेहरा बिगड़ गया और बोला, अब ये क्या मुसीबत है? ये मत कहना कि मेरे पास कोई आध्यात्मिक मूल नहीं है। ऐसा सोचकर शौर्य ने एक बार और कोशिश की, पर इस बार भी इथर में कोई बदलाव नहीं आए। अब शौर्य का सिर थोड़ा चकराने लगा था। तभी सिस्टम शौर्य के दिमाग में बोली, होस्ट, मुझे लगता है आपको अपने आध्यात्मिक मूल को जांच लेना चाहिए, क्योंकि मेरे डेटाबेस में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस पर शौर्य गुस्से से बोला, हाँ, तुम तो ऐसा कहोगी ही ना। खुद को ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट कहने वाली तुम इस ग्रह पर कुछ भी नहीं कर पाए हो। ये सुनकर सिस्टम तुरंत चुप हो गई। फिर शौर्य ने अपने शरीर में इथर को खींचने की बजाय डायमेंशन से अपनी बंदूकों को बाहर निकाला और उन्हें जांचने लगा। शौर्य ने बंदूक से एक गोली चलाकर देखा और धमाके के साथ गोली बंदूक से तो निकली, पर वो हवा में ऐसे चली जैसे कोई गेंद फेंकी गई हो। इतनी धीमी गति से गोली को जाते देखकर शौर्य अब हैरान हो गया था। टप की आवाज हुई और वह गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। शौर्य ने इसे देखा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, लगता है मुझे इन गोलियों में कुछ बदलाव करने होंगे, वरना ऐसे हथियारों के साथ मैं तो बचने से रहा। ऐसा सोचकर शौर्य वापस बिस्तर पर बैठ गया और अपने शरीर में स्थित बची खुची इथर का इस्तेमाल करके कुछ नई अधिक ऊर्जा से भरी गोलियों को बनाने के लिए बैठ गया। दूसरी ओर शौर्य के महल के बाहर नाइक कुछ खोया खोया सा लग रहा था। उसकी नज़र महल के दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी एक शौर्य की हमउम्र का लड़का अंदर एकदम बेपरवाह अंदाज से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर नाइक दबते हुए उसके सामने गया और प्राणिपात करते हुए बोला, दूसरे राजकुमार की जय हो। राजकुमार युयुत्सु, आपकी योजना असफल रही। युवराज शौर्य अभी भी जीवित है। नाइक ने ये बात काफी दबी आवाज में कही थी, पर शौर्य के कानों पर यह स्पष्ट तरीके से पड़ी। उसके साथ ही शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई और वो बोला, तो हत्यारे भेजने वाले हमारे दूसरे भाई है। कोई बात नहीं, अगर हत्यारे नहीं आए तो क्या हुआ, ये भैरव तो यहाँ आ चुका है ना। क्या करने की सोच रहा है शौर्य? क्या शौर्य मचाएगा तांडव इस मुंद्रा साम्राज्य में? क्या शौर्य पुराने शौर्य को न्याय दिला